इस बार जंग की नोयत भी थोड़ी मुख्तलिफ नजर आई जब साइबर हमले किए गए। ईरान की साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों ने इसराइली मवासलाती निज़ामों को मुतासर किया। क्या इसराइल के दिफाई निज़ाम साइबर हमलों के मुकाबले में कमज़ोर है और इससे खित्ते की जंग की नोयत कैसे बदलेगी? ये शायद शजिया ये हमें एक और रिमाइंडर दिया है इस जंग ने भी, और हमें ये हमारी वाली जंग ने भी हिंदुस्तान को रिमाइंडर दिया था। वो ये रिमाइंडर ये था कि आने वाली जंगें कन्वेंशनल नहीं होंगी। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर कमांड, एटमॉस्फेयर फोर्सेस, थर्ड डायमेंशन फोर्सेस, जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इसका दौर होगा। जो मुल्क इनको नहीं अडॉप्ट करेगा या इंडक्ट नहीं करेगा, इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा अपने प्लान में, उसको सरप्राइज का सामना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के साथ हमने इंटीग्रेशन की थी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन किया था, वो सिर्फ वन साइडेड नहीं था। पाक फिजाइया की मैं खास तौर पे ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ। 7 तारीख की सुबह को और 10 तारीख की सुबह को हमने जैमिंग भी यूज की, हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, हमने साइबर कमांड यूज की, हमने स्पेस और सैटेलाइट यूज किए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अब भी ये रियलाइज करना चाहिए, और इस्टेब्लिश भी हो गया है कि ये भी इंतहाई जरूरी है जिन सेगमेंट्स का आप हाईलाइट कर रही हैं। और दूसरी, जैसे एक चीज प्लीज याद रखिए और हमें सबको याद रखनी पड़ेगी कि मजबूत एयरफोर्स के बगैर जंगें शुरू भी की जा सकती हैं, लड़ी भी जा सकती हैं, लेकिन जीती नहीं जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल सर। मुस्लिम उम्मत के ममालिक जैसे पाकिस्तान और तुर्की ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से क्या सीख सकते हैं, और क्या वो मुश्तरका दिफाई टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए ताउन कर सकते हैं? देखिए, सीखे तो बहुत कुछ है, और ईरान की रेजिलियंस है। जैसे मैं अर्ज करता चलूं कि ईरान जाहिर है कौम नहीं है सिर्फ, ये एक तहजीब है और हजारों सालों से है, और पिछले 200 सालों में तकरीबन ईरानियों ने 8 जंगें लड़ी हैं, और तकरीबन सब ही जंगें ये क्लेम करते हैं कि हमने शुरू नहीं की। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने रियलाइज किया कि हमारी एयरफोर्स कमजोर है, और हम अगर जहाज अच्छे ले भी लेंगे तो हमें दुश्मन तक पहुंचने कोई नहीं देगा, क्योंकि इतनी सहूलत तो कोई मुल्क रास्ते में आने वाला नहीं करेगा ना जितनी इजराइल के जहाजों को रिफ्यूलर हुआ, टैंकर्स हुए, सैटेलाइट से पिक्चर्स देके अपडेट उनको मिलती रही, उनको सेफ पैसेजेस दिए गए। जाहिर है ईरान को तो ये नहीं मिलना था। शायद उन्होंने इसीलिए रियलाइज करते हुए ज्यादा फोकस नहीं किया, जो कि मैं समझता हूं उनको करना चाहिए था। एक फाइटर जहाज उनको फ्लीट रखने चाहिए थे जो कम से कम इंटरसेप्शन कर सकते हैं, यानी डिफेंस करते। जरूरी नहीं था कि हर जहाज को आप इसराइल भेजें, लेकिन इसराइल से आने वाले जहाजों को तो आप टफ टाइम देख सकते हैं। जैसे आपने हरमोस अगर आपने ब्लॉक करनी है, वो एयर पावर के बगैर नहीं हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने एयर डोमिनेंस उन्होंने ले लेनी थी। आप आके आपके शिप्स को वहां ठहरने ना देते हवा से स्ट्राइक करके। तो एयर का इंपॉर्टेंस हो गया। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये कोलैबोरेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? देखिए, मुल्कों में एक सॉवरेनिटी होती है, मुल्कों में एक अना होती है। पाक फजाइया ने पिछले तकरीबन 4-5 सालों में 19 न्यू इंडक्शन किए हैं, 19 इंडक्शन किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि सॉवरेनिटी हमें अजीज है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हम दुश्मन के साथ कभी न्यूमेरिकल एज नहीं हासिल कर सकेंगे, हमें हमेशा आउटनंबर्ड लड़ना है। तो लड़ना कैसे है? फिर यही सोर्सेज है जिसका हमने जिक्र किया। कोलैबोरेशन, हिम्मत चाहिए दूसरे मुल्कों के साथ करने की, हौसला चाहिए। आपको खुद मुख्तार होना पड़ेगा कंप्लीट सेंस में, नॉट ऑफिशियली जैसे आप डिक्लेयर करते हैं कि हम मुल्क हैं। अगर आप पे ये प्रेशर्स होते हैं दूसरे मुल्कों पे, और अगर आप दूसरे मुल्कों के कहने पर अपने प्रोग्राम में बर्डन कर सकते हैं, तो फिर आप सॉवरेन उस तरह के नहीं। बिल्कुल। ईरान से कोई मुल्क पे तेल नहीं खरीद रहा पिछले सालों में सिवाय चीन के। बिल्कुल। और 20% डिस्काउंट पे चीन खरीद रहा है। और क्यों खरीद रहा है? सिर्फ यही वजह है कि वो बड़ा मुल्क है, वो अफोर्ड कर सकता है अमेरिका की थोड़ी बहुत नाराजगी। बाकी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। चाहे इतना सस्ता पेट्रोल नहीं खरीद पा रहे, अपनी नेशनल इंटरेस्ट को साइड पे किया हुआ है सस्ता तेल लेने के बावजूद, क्योंकि वेस्ट का इतना प्रेशर है कि इजराइल से आप नहीं ले सकते। तो रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल सही। खालिद साहब, एक और चीज भी कही जाती है कि चीन और रूस ने ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में मदद फराहम की है। क्या ये ताउन ईरान की अस्करी बर्तरी का बायस बना, और क्या ये इसराइल के लिए तवील मुद्दती खतरा है? देखिए, तवील मुद्दती खतरा तो शजिया अभी भी था। ये अगर ये प्रोलॉन्ग होती, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान का बहुत नुकसान हो रहा था, बिकॉज कंट्रोल, जो एयर का कंट्रोल था वो इसराइल के पास था ओवर ईरान ऑल्सो। जब आपका कंट्रोल ऑफ द एयर आपके हाथ से निकल जाता है, तो फिर अनचेक्ड आप पर बमबारी की जा सकती है। इंटेंसिटी उनकी अपनी मर्जी की होती है, टाइमिंग अपनी मर्जी की होती है, लोकेशन वो चुनते हैं। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक ईरान को था। लेकिन अकेले सरफेस टू सरफेस मिसाइल या इससे लेने से जंगें नहीं जीती जा सकती। जी, मैंने ये कहना चाहूंगा कि ईरान को 2 फ्रंट पर काम करना चाहिए। जाहिर है एयरफोर्स भी बहुत स्ट्रांग करनी चाहिए, जिसमें फाइटर जहाज होने चाहिए, इंटरसेप्टर होने चाहिए। दूसरा, एक और ईरान को बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, जो उसके चैलेंज है, वो है जो
दुश्मनों के जासूस उसकी सफों में आ घुसे हैं। जी आपने नोट बिल्कुल, किया होगा 13 जिससे जून ईरान को जो काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अपने ही लोगों के हाथों या अपने लोगों के जो ऐसे लोगों के हाथों जो इनकी सफों में घुस चुके थे, जिनका शायद ईरान को एहसास नहीं हुआ। और हिंदुस्तान जैसे दोस्त, उन्होंने दोस्त को समझ के हिंदुस्तान जैसे मुल्क को पता नहीं कहां तक ताउन किया, उनको कंस्ट्रक्शन दी, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उनको बिल्डिंग्स दी गई, उनको चाहबार पोर्ट पर एक्सेस दिया गया। लेकिन नतीजा क्या निकला? अभी कुछ दिन में और रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, सबूतों के साथ आएंगे, आप जैसे जर्नलिस्ट ढूंढ लाएंगे और ये ढूंढ के हमें साबित करेंगे कि इन्हीं के जो लोग वहां डिप्लॉयड थे इंडिया के, वही एक्चुअली मोसाद और इजरायली इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। खालिद साहब, हालिया जंग में ईरान के मिसाइलों ने तिल अबीब और हैफा में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। क्या इसराइल की दिफाई हिकमत अमली शहरी मराकज की हिफाजत की बजाय फौजी अहदाफ को तरजीह देती है, और इससे इसकी साख पर क्या असर पड़ा है? बहुत शुक्रिया शजे मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, ये जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का मार्का हुआ था और उस वक्त भी जब ड्रोन यहाँ पे आए थे, तो मैंने यही अर्ज किया था कि दुनिया में कोई एयर डिफेंस भी चाहे जितना भी मॉडर्न हो, फुल प्रूफ नहीं होता। उसके अंदर से वेपन गुजरते हैं, बिकॉज ये कंटिन्यूस रिसर्च होती है, टैक्टिक्स निकलते हैं, स्ट्रैटेजीज निकलती हैं, कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं, फिर उसका काउंटर निकल आता है। ईरान ने बहुत स्मार्ट इसमें खेला, जब मैं इनको इनकरेज अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने क्या किया। हुआ ये, जो मैंने अभी तक स्टडी कर पाया हूँ, वो ये है कि इन्होंने शुरू में जब जंग की, रिटेलिएट किया, 200 जहाजों की स्ट्राइक जब इन पर की गई और इनकी लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया, उनके साइंटिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया, आपने नोट किया होगा। उसके बाद जो हिट बैक किया ऑलमोस्ट 24 घंटे के बाद, उन्होंने स्टेबल होने के बाद, वो बुनियादी तौर पर उन्होंने निस्बतन कम महंगे या सस्ते ड्रोन से शुरू किया, जो इतने लीथल नहीं थे, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं थे और इकोनॉमिकल थे। इजराइल के पास ये डिटेक्शन की कोई काबिलियत नहीं थी, ये कौन से ड्रोन आ रहे हैं और कौन से पहले इन्होंने उन सस्ते ड्रोन से कुछ कॉरिडोर साइड किए, यानी जैसे माइंस बिछाई जाती हैं जमीन पर जंगों के दौरान, फिर जो दूसरी फोर्स होती है, जो लैंड फोर्सेस होती हैं, वो आइडेंटिफाई करती हैं कि माइंस किस एरिया में ज्यादा खतरनाक है, कौन सा एरिया माइंस के बगैर है, तो आपको इस तरह कॉरिडोर तलाश करने पड़ते हैं। तो ईरान के ने बड़ा इंटेलिजेंटली वो कॉरिडोर तलाश किए जहां से ये मिसाइल अपने पहुंचा सकते थे। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारी रेजिस्टेंस के बाद जा रहे थे ये। पर्शियन गल्फ से इन पर फायर होता था वॉरशिप से अमेरिका के, फिर ये जॉर्डन के ऊपर से गुजरते हुए इंटरसेप्ट किए जाते थे जॉर्डन की एयर डिफेंस से, फिर ये रेड सी पर इंटरसेप्ट किए जाते थे, फिर ईस्टर्न मेडिटेरियन पर इनके वॉरशिप्स डिप्लॉयड थे अमेरिका और इसराइल के, वो इंटरसेप्ट करते थे। फिर इनके वो आते थे जो आयरन डोम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आयरन डोम से भी पहले प्लीज याद रखिए 3 और डिफेंस भी सिस्टम आते थे, एरो 3, एरो 2 और डेविड स्लिंग, और ये सारा डिफेंस नेटवर्क से गुजर कर जब ये मिसाइल पहुंचते थे, तो इजराइल ने जाहिर है इन पर ऑब्लिगेशन थी कि उनको इंटरसेप्ट करे। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं, तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।